उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र। प्रीलिम्स के लिए ओजोन परत, वायुमंडल की परतें, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीनहाउस गैसें, अच्छा ओजोन, खराब ओजोन क्षरण से निपटने हेतु पहल। मेंस के लिए वायुमंडल के मूल तत्व, ओजोन परत के क्षय के पीछे का विज्ञान, ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव, संबंधित पहल। चर्चा में क्यों। हाल के एक अध्ययन के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक नए ओजोन छिद्र का पता चला है। अध्ययन से ज्ञात तथ्य। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र अंटार्कटिक से लगभग 7 गुना बड़ा है। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र सभी मौसमों में दिखाई देता है, जबकि अंटार्कटिक पर बना ओजोन छिद्र केवल वसंत ऋतु में ही दिखाई देता है। उष्णकटिबंधीय ओजोन छिद्र, जो पृथ्वी की सतह का 50% हिस्से का निर्माण करता है, इससे जुड़े जोखिमों के कारण वैश्विक चिंता का कारण बन सकता है। इससे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र पर अन्य नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ओजोन परत। परिचय। यह ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। हम श्वास के लिए जिस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह O2 है। अधिकांश ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर के बीच वायुमंडल में उच्च स्तर पर रहती है। इस क्षेत्र को समताप मंडल, स्ट्रैटोस्फीयर कहा जाता है और वायुमंडल में पाई जाने वाली समग्र ओजोन का लगभग 90% हिस्सा यहाँ पाया जाता है। वर्गीकरण। गुड ओजोन। ओजोन प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल, समताप मंडल में होती है जहाँ यह एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। यह परत हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। मानव निर्मित रसायनों जिन्हें ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS कहा जाता है, के कारण यह ओजोन धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल हैं। बैड ओजोन। जमीनी स्तर के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल, शुभमंडल में ओजोन का निर्माण तब होता है जब कारों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। सतही स्तर का ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। ओजोन परत का क्षरण। परिचय। ओजोन परत का क्षरण प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से परे समताप मंडल की ओजोन परत के रासायनिक विनाश को संदर्भित करता है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को प्राकृतिक चक्रों के माध्यम से लगातार बनाया और नष्ट किया जा रहा है। विभिन्न ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS हालांकि विनाश प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य ओजोन स्तर में कमी आती है। ODS में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ब्रोमीन युक्त हेलोन और मिथाइल ब्रोमाइड HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 तथा मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल हैं। इन पदार्थों का पहले उपयोग किया जाता था और कभी-कभी अब भी शीतलक, फोमिंग एजेंट, अग्निशामक, सॉल्वेंट्स, कीटनाशकों एवं एरोसोल प्रणोदक में उपयोग किया जाता है। एक बार हवा में छोड़े जाने के बाद इन ओजोन क्षयकारी पदार्थों का बहुत धीरे धीरे क्षय होता है। वास्तव में जब तक वे समताप मंडल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक शुभमंडल से गुजरते हुए वर्षों तक बरकरार रह सकते हैं। वहां वे सूर्य की उपकिरणों की तीव्रता से टूट जाते हैं और क्लोरीन एवं ब्रोमीन अणु छोड़ते हैं, जो समताप मंडल के ओजोन को नष्ट कर देते हैं। क्षरण का प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर। यह उपकिरण की मात्रा को बढ़ाता है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। उव गैर मेलेनोमा त्वचा कैंसर का कारण बनता है और घातक मेलेनोमा विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा उव को मोतियाबिंद के विकास से जोड़ा गया है, जो आंखों के लेंस को धुंधला करता है। पौधों पर। उव विकिरण पौधों की भौतिक और विकासात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। इन प्रभावों को कम करने या सुधारने के तंत्र के बावजूद पौधों की वृद्धि सीधे उव विकिरण से प्रभावित हो सकती है। उव के कारण अप्रत्यक्ष परिवर्तन, जैसे पौधे के रूप में परिवर्तन, पौधे के भीतर पोषक तत्व कैसे वितरित किए जाते हैं, विकास के चरणों का समय और द्वितीयक चयापचय, उव के हानिकारक प्रभावों की तुलना में समान रूप से या कभी-कभी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर। फाइटोप्लैंक्टन जलीय खाद्य जाल श्रृंखला का निर्माण करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन उत्पादकता यूफोटिक जोन तक सीमित है, जल के ऊपरी सतह जिसमें शुद्ध उत्पादकता के लिए पर्याप्त धूप उपलब्ध होती है। सौर उव विकिरण के संपर्क से फाइटोप्लैंक्टन में अभिविन्यास और गतिशीलता दोनों को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप इन जीवों के जीवित रहने की दर कम हो गई है। जैव रासायनिक चक्र पर। उव विकिरण में वृद्धि स्थलीय और जलीय जैव भू रासायनिक चक्रों को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार ग्रीनहाउस तथा रासायनिक रूप से महत्वपूर्ण ट्रेस गैसों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनल सल्फाइड, ओजोन और संभवतः अन्य गैसों में परिवर्तन कर सकती है। पदार्थों पर। सिंथेटिक पॉलीमर, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बायोपॉलीमर, साथ ही व्यावसायिक हित की कुछ अन्य पदार्थ उव विकिरण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं। उस स्तरों में वृद्धि उनके टूटने में तेजी लाएगी, जिससे उनकी समय अवधि सीमित हो जाएगी जिसके लिए वे उपयोगी हैं। ओजोन परत संरक्षण हेतु शुरू की गई पहल। वियना कन्वेंशन।
ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1985 में वियना कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने समताप मंडल की ओजोन परत में हो रहे क्षरण को रोकने के लिए मौलिक महत्व को मान्यता दी थी। भारत 18 मार्च 1991 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन का एक पक्षकार बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर वर्ष 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तथा इसके सफल संशोधनों को बाद में मानवजनित ODS और कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs की खपत एवं उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए बातचीत की गई थी। भारत 19 जून 1992 को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना। किगोली संशोधन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगोली संशोधन 2016 को अपनाने से कुछ HFCs के उत्पादन और खपत में कमी आएगी तथा अनुमानित वैश्विक वृद्धि एवं संबंधित जलवायु परिवर्तन से बचा जा सकेगा। यूरोपीय संघ विनियमन। ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर यूरोपीय संघ का कानून विश्व में सबसे सख्त और सबसे उन्नत कानूनों में से एक है। नियमों की एक श्रृंखला के माध्यम से यूरोपीय संघ ने न केवल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया है बल्कि आवश्यकता से अधिक खतरनाक पदार्थों को तेजी से नष्ट कर दिया है। यूरोपीय संघ ओजोन विनियमन ओजोन अवक्षय पदार्थों के सभी निर्यात और आयात हेतु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है तथा न केवल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 90 से अधिक रसायनों द्वारा कवर किए गए पदार्थों बल्कि कुछ ऐसे पदार्थ जो कवर नहीं किए गए हैं 5 अतिरिक्त रसायन जिन्हें नए पदार्थ कहा जाता है को भी नियंत्रित व मॉनिटर करता है। गैर ODS विकल्पों के रूप में हाइड्रोकार्बन के सुरक्षित उपयोग हेतु भारत के नियम आइसोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन सहित हाइड्रोकार्बन एरोसोल फोम ब्लोइंग तथा प्रशीतन रेफ्रिजरेशन क्षेत्रों में उपयोग के लिए गैर ODS विकल्पों के रूप में उपलब्ध हैं। हाइड्रोकार्बन का सुरक्षित उपयोग भारत में पेट्रोलियम कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है। पेट्रोलियम अधिनियम 1934 और पेट्रोलियम नियम 1976 विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों के संचालन से संबंधित हैं। यह हाइड्रोकार्बन के प्रबंधन हेतु लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करता है। गैस सिलेंडर नियम 1981 सिलेंडर भरने, रखने, आयात और परिवहन को संबोधित करता है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्षों के प्रश्न PYQS। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग से बाहर करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है। 2015। A. ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। B. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। C. क्योटो प्रोटोकॉल। D. नागोया प्रोटोकॉल। उत्तर B. ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसका तात्कालिक उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध एवं विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। सम्मेलन की 2 प्रमुख उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD की स्थापना थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन को कम करने वाले पदार्थों के उपयोग को समाप्त करके पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है। 15 सितंबर 1987 को अपनाया गया यह प्रोटोकॉल आज तक की एकमात्र संयुक्त राष्ट्र संधि है जिसे पृथ्वी पर हर देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सभी 197 सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यकारी GHG ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करके पार्टियों के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जापान में अपनाया गया और 16 फरवरी 2005 से प्रभाव में आया। प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियमों को 2001 में माराकेश, मोरक्को में COP7 के रूप में अपनाया गया था और इसे माराकेश समझौते के रूप में संदर्भित किया गया था। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2008-2012 की पुष्टि की है, जो देशों को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध करता है और जलवायु कार्रवाई पर अपने रुख की पुष्टि करता है। आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच पर नागोया प्रोटोकॉल और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत साझाकरण जैविक विविधता पर कन्वेंशन के 3 उद्देश्यों में से एक के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है। साथ ही जैविक विविधता के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों के उचित तथा न्यायसंगत बंटवारे का प्रावधान करता है। भारत ने 2011 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। अतः विकल्प B सही उत्तर है। स्रोत डाउन टू अर्थ।